हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज के लेक्चर में आपका वेलकम है। आज जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो बाकी टॉपिक्स बाकी थे उसको देख लेते हैं। आज हम इन सारी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिस ऑफ व्हिप क्या होता है ये जानेंगे। सेशंस इन पार्लियामेंट, कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, और वोटिंग का क्या प्रोसेस है हाउस में ये जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसमें आपको नोट्स मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, और चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप उसको लिंक को क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पे जाएंगे। वहाँ पे आप पेमेंट करने के बाद 5 to 10 सेकेंड्स जो है वेट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको टेलीग्राम के चैनल पे लेके जाएगा लिंक, जिसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और आपके फ़ोन में या डेस्कटॉप में टेलीग्राम का ऐप पहले से अवेलेबल होना चाहिए, और उस पर आपका साइन अप होनी चाहिए। उसी के बाद आप पेमेंट करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है आस्क पॉलिटी फॉर यूपीएससी एट gmail.com। ये सारे स्मॉल में है। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले कल की जो लेक्चर सीरीज में हमने जिन टॉपिक्स को जाना था उसका एक रिवीजन और रिकैप कर लेते हैं। कल हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में जाना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है पार्ट 5 में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कवर करता है आर्टिकल 79 to 122। और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जिसको ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया था। और वेस्टमिंस्टर जो है लंदन में एक प्लेस है जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट सिचुएटेड है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हमने पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जाना। हमारे इंडिया पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस कहा जाता है। ये लोकसभा को क्यों लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को क्यों अपर हाउस कहा जाता है ये हमने कल के लेक्चर में जाना था। उसको वहाँ से आपको तो याद होगा ही, नहीं याद होगा तो आप फिर से उसको देख लेंगे। और प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा और लोकसभा से बिल पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं वो बिल एक्ट बन जाता है। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के पार्ट हैं, क्योंकि इनके बिना जो है बिल एक्ट नहीं बनती। और ये प्रेसिडेंट जो है यूएसए में वहाँ के कांग्रेस के पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो दोनों सेपरेटली फंक्शन करते हैं। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हैं वो
लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते हैं, यानी कि वहाँ के कांग्रेस के पार्ट नहीं होते हैं। हमने जाना कि लोकसभा की कितनी कंपोजिशन है और राज्यसभा की कितनी कंपोजिशन है, यानी कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। लोकसभा में प्रेजेंट में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। इसमें जो 543 मेंबर्स हैं उनमें से 19 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और इसमें जो 245 मेंबर्स हैं उसमें 8 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 मेंबर्स को राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जिनका स्पेशल नॉलेज हो या वो आर्ट्स में, सोशल सर्विसेज में, लिटरेचर में और साइंस में उनका स्पेशल नॉलेज हो उनके पास, वैसे व्यक्तियों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। और हमने जाना कि ये दोनों हाउस जो हैं वो, जो राज्यसभा हो और जो लोकसभा है, इन दोनों की क्या ड्यूरेशन है। तो जो लोकसभा है वो टेम्पररी बॉडी होती है, और जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी होती है। लोकसभा जनरली 5 इयर्स के टर्म पूरी होने के बाद इसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, या प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे किसी भी टाइम लोकसभा को डिजॉल्व कर देते हैं। और जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है, और इनके 1/3 मेंबर्स जो हैं, 1/3 मेंबर्स एवरी सेकेंड ईयर इलेक्ट होते हैं, और जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो एवरी थर्ड ईयर नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और हमने जाना कि पार्लियामेंट के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्राइटेरियाज हैं। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को 3 तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। एक, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार। सेकेंड जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अनुसार। और थर्ड जो है एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 के अकॉर्डिंग जो है उसके प्रोविजंस के अनुसार। ये जो फर्स्ट और सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें मेंबर्स को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो इसमें फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1952 के 10th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, उसका फाइनल डिसीजन स्पीकर के पास होता है कि किस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, और कौन से मेंबर्स जो हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट किए हैं उनका डिसीजन स्पीकर के पास होता है, और वहीं फाइनल डिसीजन लेते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। और हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स जाना था, कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन हो या स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का, इन चारों केसेस में जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के अनुसार इलेक्शन किया जाता है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने जाना था कि जो लोकसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अनुसार होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अनुसार होता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है पूरे कंट्री को, और हर एक कंट्री से एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं, और वो जो इलेक्ट होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स अपने फेवर में लाते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्टेड माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स के
तरफ। तो आज हम जानेंगे पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा है उनमें स्पीकर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक सेकंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, और एक 10 सदस्यों की पैनल होती है चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन्स की पैनल जो है वो लोकसभा में होती है, और वाइस चेयरपर्सन की पैनल जो है वो राज्यसभा में होती है। राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, और ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है वो 6 मेंबर की होती है। ये प्रिजाइड करते हैं इन दोनों के एब्सेंट में, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के एब्सेंट में। अब डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर्स की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, ये जो पोस्ट है कैसे निकल करके आया, वो जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है, उसमें यह प्रोविज़न किया गया था स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के पोस्ट का, जिसको 1991 से लागू कर दिया गया। और 1991 से पहले जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की मीटिंग्स को प्रिजाइड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करते थे, 1921 से पहले। और 1947 से पहले जो है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को पद को प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। और पहले जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर्स थे 1991 के समय, वो फ्रेडरिक वाइट बने, और डिप्यूटी स्पीकर जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और पहली इंडियन इलेक्टेड स्पीकर जो है विठल जे पटेल बने थे 1925 में। ये याद रखेंगे आप। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर विठल जे पटेल थे, 1925 में बने। 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट के पद को चेंज किया गया, और ये स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का नामकरण किया गया। और इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम जो है स्पीकर बने जीवी मावलंकर, और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर बने अनंथा श्यानम अयंगर। ये याद रखेंगे आप। फर्स्ट स्पीकर आफ्टर द इंडिपेंडेंट जीवी मावलंकर, फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर आफ्टर द इंडिपेंडेंस अनंथा श्यानम अयंगर। ये याद रखेंगे, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने बोला था कि स्पाइरल नोटबुक जो है प्लेन वाली अनरूल्ड वाली, उसको आप ले लें, और उसमें जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसका आप नोट्स बनाते जाएं। और अगर आपको नोट्स बनाने में कोई चीज़ छूट जा रही है तो उसको टेलीग्राम के चैनल में डेली जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये स्लाइड्स दी जाती हैं, उससे आप उसको नोट डाउन कर लेंगे आप अपने नोटबुक में। अब जान लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या रोल है और वो कैसे इलेक्ट होते हैं। लोकसभा के स्पीकर जो हैं उन्हीं के सदस्यों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी लोकसभा के सदस्य ही जो है अपने ही सदस्यों में से एक मेंबर को स्पीकर इलेक्ट करते हैं। और इसका डेट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है कि कब जो है स्पीकर का इलेक्शन किया जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा के स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करते हैं अगर उनको रिजाइन करनी हो तो। स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, और जो उनको हटाने के लिए जो नोटिस है वो कम से कम पहले 14 डेज के लिए एडवांस में नोटिस देनी होती है। उसी के बाद उनका रिमूवल का प्रोसेस शुरू किया जाता है लोकसभा में।
और ये इफ़ेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफ़ेक्टिव मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। यानी कि अभी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। अगर उनमें वैकेंसी समझ लीजिए कि 23 मेंबर्स वैकेंट है, सीट वैकेंट है, तो इफ़ेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगी 220 का हाफ करेंगे 260। 260 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं उनके रिमूवल का जो मोशन है उसके फेवर में अगर वोटिंग करते हैं, यानी कि 200 अगर 61 जैसे ही ये मेंबर्स उनके रिमूवल के रेजोल्यूशन को एक सेकेंड 261 मेंबर्स जैसे ही स्पीकर के रिमूवल की जो नोटिस है, मोशन है, उसको पास करते हैं, उसके बाद से ही स्पीकर का पद जो है वो कैंसिल हो जाता है। हिज ऑफिस सीज टू एग्जिस्ट। और लोकसभा जब भी डिसॉल्व होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो स्पीकर का जो ऑफिस है वो कैंसिल नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, जब तक कि नए लोकसभा का गठन नहीं होता और नया लोकसभा में कोई स्पीकर नहीं चुन लिया जाता, तब तक स्पीकर का जो है ऑफिस वैकेंट नहीं होता है। ये याद रखेंगे आप। डिसॉल्व होने के बावजूद भी, लोकसभा के डिसॉल्व होने के बावजूद भी स्पीकर का ऑफिस ख़त्म नहीं होता। और क्या क्या रूल्स एंड पावर्स एंड फंक्शन है स्पीकर के, ये जान लेते हैं। स्पीकर जो है लोकसभा का हेड होता है। वो लोकसभा के मेंबर्स की जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके वो गार्जियन होते हैं। और जितनी भी कमिटीज़ हैं उनके भी जो मेंबर्स हैं उनके पावर्स एंड प्रिविलेजेस के गार्जियन होते हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन ऑफ द हाउस। हाउस के मैटर में जो भी बातें पब्लिक में देनी होती है वो स्पीकर देते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं वो हाउस के। स्पीकर जो है अपनी पावर्स एंड ड्यूटीज थ्री सोर्सेस से ड्राइव करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी उनके पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताई गई है वो, और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा जो है उस उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना पावर और ड्यूटीज़ को कंडक्ट करते हैं। और एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस है, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी कि उसको सहमति मिल गई है पार्लियामेंट्री मेंबर्स के द्वारा, उसके अनुसार जो है ये स्पीकर जो है अपना पावर्स और फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। वो स्पीकर जो है ऑर्डर एंड डिकोरम मेंटेन करते हैं हाउस में, यानी कि व्यवस्था बनाए रखते हैं। और जो मेंबर्स हैं उनका आचरण विनम्र हो और वो एक शिष्टाचार तरीके से बिहेव करे हाउस में। जब भी हाउस की प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो उसमें ये देखते हैं कि मेंबर्स अपनी गरिमा बनाए रखें। स्पीकर जो है ये देखते हैं कि अगर हाउस में कोरम नहीं हो तो उसको एडजॉर्न कर देते हैं। ये कोरम जो है मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है लोकसभा के डे टू डे फंक्शनिंग में। अगर उससे कम के अगर मेंबर्स हो लोकसभा में तो स्पीकर का ये रोल होता है कि जब तक कि कोरम को मेंटेन न किया जाए, जब तक कोरम इस्टेब्लिश न हो, तब तक जो है हाउस को एडजॉर्न करके रखें। और ये कोरम जो है दोनों हाउसेस की 1/10 मेंबर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि लोकसभा का 1/10
और राज्यसभा की 1/10, यानी कि 55 इन लोकसभा एंड 25 इन राज्यसभा। ये मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा अपना डे टू डे बिजनेस कंडक्ट करें। अगर इससे कम होता है तो प्रेसिडेंट स्पीकर जो हैं हाउस को एडजर्न कर देते हैं। ये 1/10 है टोटल स्ट्रेंथ की। स्पीकर जो है, जब भी बिल को हाउस में प्रेजेंट किया जाता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देते हैं। जब बिल पे टाई हो जाता है, यानी कि हाँ और ना में दोनों तरफ इक्वल वोट्स हो जाते हैं, तब जो है कास्टिंग वोट देते हैं स्पीकर। स्पीकर जो है कास्टिंग वोट करते हैं। जब टाई हो जाए तभी वोट कर सकते हैं स्पीकर। ये इसलिए कि स्पीकर जो है अपना अनबायस्ड रोल रखे, इम्पार्शियल रोल रखे पार्लियामेंट में। ये इसलिए किया गया है ये प्रोविज़न। और स्पीकर जो है जॉइंट सीटिंग, दोनों हाउसेज की जॉइंट सीटिंग जब भी बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, उस उसको प्रिजाइड करते हैं। उसकी मीटिंग्स को यही कंडक्ट करते हैं। और कभी ये जॉइंट सीटिंग कब बुलाई जाती है, जब भी किसी बिल पे डेडलॉक हो जाए, तो आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सीटिंग को समन करते हैं। और जॉइंट सीटिंग में ही वो बिल, जिस बिल पे डेडलॉक हुआ है, उस बिल पे डिस्कशन होता है और उस बिल को पास किया जाता है। और बिल्स पे डेडलॉक कब होता है, जब भी बिल वन एक हाउस से जो है पास होकर के सेकंड हाउस में जाती है, और ये सेकंड हाउस जो है उसको 6 मंथ से पहले उस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ये सेकेंड वाली हाउस के मेंबर्स, तब जो है उस बिल पे डेडलॉक हो जाता है। या दोनों हाउसेज में जो है उस बिल के अमेंडमेंट्स पे डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउसेज के बीच में, तो वो बिल पे डेडलॉक हो जाता है। और वो जॉइंट सीटिंग के अकॉर्डिंग ही उस बिल को पास कराई जाती है। और जॉइंट सीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और मनी बिल, इन दोनों में जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। स्पीकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है, और उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। यानी कि अगर वो किसी बिल को मनी बिल अपने नोटिस में जारी कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है हाउस के मेंबर्स जुडिशियरी में नहीं जा सकते हैं। उनका डिसीजन इस रिगार्डिंग फाइनल होता है। और हाउस के जो मेंबर्स हैं उनका डिसक्वालिफिकेशन को देखते हैं स्पीकर 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और इनका जो डिसीजन जो है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर किसी हाउस को 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्पीकर जो है डिसक्वालीफाई कर देते हैं, तो अगर वो मेंबर संतुष्ट नहीं है स्पीकर के डिसीजन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और स्पीकर के इस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1992 के किहोतो हॉलोहान केस में ये जजमेंट दिया था। किहोतो हॉलोहान केस, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। यानी कि जैसे ही कोई लोकसभा का मेंबर
स्पीकर का पद ग्रहण करता है। पद ग्रहण करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन वो बन जाते हैं, वो मेंबर। और ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का और पार्लियामेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके बीच में लिंक का काम करता है ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स की जाती है और जो भी नॉलेजेस जो है इंडियन पार्लियामेंट शेयर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के पार्लियामेंट के साथ, जो है इंडियन पार्लियामेंट अपना नॉलेज शेयर करता है और दूसरे कंट्रीज के पार्लियामेंट से इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है सीखते हैं। ये इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप के स्पीकर जो है पार्लियामेंट की, लोकसभा की जितनी भी कमिटीज़ है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। और स्पीकर खुद ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। स्पीकर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी किस तरह से सुनिश्चित की जाती है, ये देख लेते हैं। इनका टेन्योर जो है स्पीकर का सिक्योर्ड है, यानी कि इनको रिमूव करने के लिए लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ उनके रिमूवल का मोशन को पास करना पड़ता है। उसके बाद ही स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है और कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होनी चाहिए उस मोशन को, तभी ये मोशन जो है एक्सेप्ट होती है लोकसभा में। और इफेक्टिव मेजोरिटी जैसे ही सिक्योर होती है, स्पीकर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। स्पीकर की जो सैलरीज और अलाउंसेज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं, यानी कि इनकी वोटिंग पार्लियामेंट के द्वारा नहीं की जा सकती। हाँ, हालांकि डिस्कशन किया जा सकता है कि उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितनी सैलरी की जानी चाहिए, इस पे डिस्कशन किया जा सकता है। हालांकि इस पे वोट नहीं किया जा सकता। ये जो है उनके पद को इंडिपेंडेंट बनाता है कि उनकी सैलरीज और अलाउंसेज को पार्लियामेंट चाह कर कभी कम नहीं कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता। हालांकि इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद। स्पीकर की जो भी हाउस में एक्शंस हैं, जो वर्क हैं और वो जिस तरह से कंडक्ट करते हैं हाउस को, उसका क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, या कहीं भी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में तभी क्रिटिसाइज किया जा सकता है जब सब्सटेंसिव मोशन लाई जाए लोकसभा में, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है स्पीकर के एक्शन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वरना दूसरा कोई मेथड नहीं है स्पीकर के एक्शन को क्रिटिसाइज करने का। ये स्पीकर के पोस्ट को इंडिपेंडेंट बनाता है। स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। जब वोट टाई हो जाता है लोकसभा में, तभी जो है स्पीकर अपने कास्टिंग वोट करते हैं और ये स्पीकर के पोजीशन को इम्पार्शियल बनाता है। यानी कि वो अपोजिशन और जो पार्टी इन द गवर्नमेंट है उसके फेवर में पहले वोट नहीं करते, जब टाई होता है तभी वोट करते हैं। चाहे तो वो जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके फेवर में वोट करे या अपोजिशन पार्टी के फेवर में वोट करे, वो स्पीकर पे डिपेंड करता है। और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में स्पीकर का 7th रैंक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ, यानी कि
सेवन्थ पोजीशन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर, ये दोनों सेवन्थ पोजीशन पे इनकी रैंकिंग है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट का फंक्शन हो तो उस फंक्शन में इनका क्या रैंक होगा, यानी कि किस पोजीशन पे ये बैठेंगे और किस पोजीशन पे इनको स्पीच देने का मौका दिया जाएगा, वो इनकी पोजीशन जो है वो सेवन्थ होती है। फर्स्ट रैंक जो है किसी भी अगर गवर्नमेंट का फंक्शन होता है तो फर्स्ट रैंक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। सेकंड जो है वाइस प्रेसिडेंट का होता है। थर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है। और फोर्थ जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट का होता है। उसी तरह से फिफ्थ होता है, सिक्स और सेवन्थ पे जो है ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर, सेवन्थ पोजीशन पे इनकी रैंकिंग होती है। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है और इसका डेट जो है फिक्स करते हैं स्पीकर की, कब डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करनी है। और डिप्टी स्पीकर रिजाइन करते हैं स्पीकर को, यानी कि ये एक एक दूसरे को रिजाइन करते हैं। स्पीकर और ये जो डिप्टी स्पीकर हैं, स्पीकर रिजाइन करते हैं डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर जो है रिजाइन करते हैं स्पीकर को। इससे आपको याद रहेगा। और जो स्पीकर के रिमूवल की जो प्रोसेस है, इफेक्टिव मेजोरिटी की जो प्रोसेस है कि उसी के अनुसार जो है स्पीकर को रिमूव किया जाएगा, तो डिप्यूटी स्पीकर को इसी प्रोसीजर के अनुसार रिमूव किया जाता है। डिप्यूटी स्पीकर जो है, जब स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हो या वो अब्सेंट हो, तब जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे डिप्यूटी स्पीकर काम करते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। और देखो, ये जो स्पीकर जब हाउस को प्रिजाइड करते हैं तब डिप्यूटी स्पीकर एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ही लोकसभा में बैठते हैं और ऑर्डिनरी मेंबर्स की तरह ही वोट करते हैं। यानी कि अगर स्पीकर जो है हाउस की प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं, प्रिजाइड कर रहे हैं लोकसभा में, तो स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में बिल पे वोटिंग कर सकते हैं। और जब वो प्रिजाइड करेंगे डिप्यूटी स्पीकर, तब जो है बिल में फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को भी वो प्रिजाइड करते हैं डिप्यूटी स्पीकर। जब स्पीकर एब्सेंट हो तब डिप्यूटी स्पीकर करते हैं। अगर डिप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्यूटी चेयरमैन ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करते हैं। देखो, चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो ज्वाइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसकी सीटिंग को वो प्रिजाइड नहीं करते हैं। डिप्यूटी स्पीकर को जैसे ही किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, वो ऑटोमेटिकली उस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। ये प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अनुसार, यानी कि पार्लियामेंट में ये एक्सेप्टेड है कि जब भी डिप्यूटी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन ही पार्टी से होंगे। यानी कि डिप्यूटी स्पीकर जो है अपोजिशन पार्टी से ही बनाए जाते हैं। अभी जो करंट लोकसभा है, 18th लोकसभा, अभी 18th लोकसभा चल रही है, उसमें डिप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट है। ये पोस्ट 2019 से ही वैकेंट है, यानी कि 2019 से ही किसी भी मेंबर को डिप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया गया है। लास्ट
एम थम्बीदुरई थे डिप्यूटी स्पीकर। थम्बीदुरई थे डिप्यूटी स्पीकर। इनके बाद किसी भी मेंबर को डिप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया गया है। ये 2019 से ही वैकेंट है डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट। और ये जो डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसे आर्टिकल 1993 के अकॉर्डिंग जो है इस्टेब्लिश किया जाता है डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट। पैनल ऑफ चेयरपर्सन जान लेते हैं लोकसभा में ये कैसे इलेक्ट होते हैं और ये क्या होते हैं। स्पीकर जो है लोकसभा से ही 10 मेंबर्स को पैनल ऑफ चेयरपर्सन में नॉमिनेट करते हैं। और अगर डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर एब्सेंट हों हाउस में के प्रोसीडिंग्स में, तो यही जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है यही हाउस को प्रिजाइड करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का अगर पोस्ट वैकेंट हो, तो ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है उससे कोई भी मेंबर प्रिजाइड नहीं कर सकता है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को। यानी कि ये वैकेंट नहीं होनी चाहिए। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाना चाहिए। अगर ये इलेक्टेड नहीं है इन दोनों में से कोई भी, या दोनों अगर इलेक्टेड नहीं हो, तो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन की कोई मतलब नहीं बन जाता है। ये तभी पार्टिसिपेट करेंगे, तभी प्रिसाइड करेंगे जब कम से कम स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट हो। अभी डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है। हालांकि स्पीकर तो अभी जो ओम बिरला हैं वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। और उनके अब्सेंट में जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से 10 मेंबर्स हैं वो हाउस की प्रोसीडिंग को जो है प्रिसाइड करते हैं। और ये एक देख लेते हैं स्पीकर प्रोटेम क्या होते हैं। ये कभी भी अगर न्यूली इलेक्टेड लोकसभा हाउस में आती है तो इनके मेंबर्स को शपथ ओथ जो है यही दिलाते हैं स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम ये जो है टेम्पोररी ऑफिस होता है। ये जो है नए लोकसभा के मेंबर्स जो हैं जो इलेक्ट होकर के आए हैं उन्हीं में से किसी एक जो सीनियर मोस्ट हो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोकसभा में पार्टिसिपेट किए हों इससे पहले, उन्हीं को स्पीकर प्रोटेम बनाई जाती है। और जैसे ही स्पीकर प्रोटेम सारे जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसको उन लोगों की शपथ दिला देते हैं, उनके बाद हाउस जो है नए स्पीकर को इलेक्ट करती है। और जैसे ही नए स्पीकर इलेक्ट होते हैं इनकी जो ऑफिस जो है सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है, यानी कि इनकी ऑफिस कैंसिल हो जाती है। ये 2024 के जो स्पीकर प्रोटेम थे भर्तृहरि महताब, उनकी ओथ सेरेमनी है जिसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर करा रही हैं। देखिए कैसे।
राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में जान लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यानी कि कोई भी पर्सन जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के पद पे इलेक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। एक्स ऑफिशियो का यही मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही कोई व्यक्ति इलेक्ट हो वो ऑटोमेटिकली वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाते हैं। और राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से सिर्फ राज्यसभा में ही। यानी कि इसमें लोकसभा का, यानी कि अगर वाइस अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को अगर रिमूव करना है तो वाइस प्रेसिडेंट की जो रिमूवल की प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट की जाती है राज्यसभा में। राज्यसभा में यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ जो है राज्यसभा में उनकी रिमूवल का मोशन लाया जाता है। और उसके बाद उनको, अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों एग्री करते हैं तो चेयरमैन राज्यसभा से उनकी राज्यसभा से चेयरमैन की सीट कैंसिल हो जाती है। जो स्पीकर के स्पीकर हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, हालांकि जो चेयरमैन हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। स्पीकर की ही तरह जो है राज्यसभा के चेयरमैन फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब वोट्स इक्वल हो जाते हैं यस और नो में, यानी कि सेम इक्वल मेंबर्स यस के फेवर में हो और इक्वल मेंबर्स नो के फेवर में हो, उस समय राज्यसभा के चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट देते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन की जो सैलरीज और अलाउंसेज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज हैं। यानी कि उनकी सैलरीज और अलाउंसेज का वोटिंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा में। और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी सैलरी रुपीज़ 4 lakhs है। डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं? डिप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा, अपने ही मेंबर्स में से किसी एक को इलेक्ट किया जाता है उनके दो मेंबर्स के द्वारा, राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा। और अभी राज्यसभा के चेयरमैन हरिवंश नारायण है। हरिवंश नारायण है। हरिवंश राय नहीं है। हरिवंश राय अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। ये हरिवंश नारायण हैं जो डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। ये जो राज्यसभा के जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो मेंबर्स जैसे ही राज्यसभा के मेंबर्स के पद से इस्तीफा देते हैं इनकी ऑफिस वैकेट हो जाती है। राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन जो हैं चेयरमैन को रिजाइन करते हैं। यानी कि जो अपना रिजिग्नेशन का लेटर है वो चेयरमैन को देते हैं राज्यसभा के। और इनको जो रिमूव करने की प्रोसीजर है वो इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ है। यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा की होती है टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। राज्यसभा में वर्तमान में जितनी भी मेंबरशिप है अभी, और उसमें से वैकेंसी माइनस करके हाफ किया जाता है।
और उसमें +1 कर दिया जाता है। टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी अपॉन 2 +1, ये है इफेक्टिव मेजोरिटी। और उनको रिमूव करने से पहले, डिप्यूटी चेयरमैन को रिमूव से करने से पहले 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है। और डिप्यूटी चेयरमैन, जब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अब्सेंट होते हैं या वो प्रेसिडेंट का पद को देख रहे हो प्रेसिडेंट के अब्सेंट होने पे या उनके डिमाइस होने पे, तब जो है डिप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको प्रिजाइड करते हैं। डिप्यूटी चेयरमैन का पद जो है वो चेयरमैन के पद से सबॉर्डिनेट नहीं होता, यानी कि दोनों इक्वल ही होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता जब वो प्रिजाइडिंग करते हैं जब हाउस को। हालांकि एक याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी राज्यसभा के चेयरमैन हाउस को प्रिसाइड कर रहे हों, तब जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो ऑर्डिनरी ही मेंबर्स की तरह उनका रोल होता है। डिप्यूटी चेयरमैन का ऑर्डिनरी ही मेंबर्स का की तरह रोल होता है, यानी कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं किसी भी बिल पे। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा में होता है और वाइस चेयरपर्सन जो है वो राज्यसभा में होती है। और राज्यसभा के मेंबर से ही किसी 6 मेंबर्स को पैनल ऑफ चेयरपर्सन में चेयरमैन के द्वारा जो है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और जब भी चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट हो, तब इन्हीं 6 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर हाउस को प्रिसाइड करते हैं। और जब ये चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट अगर वैकेंट हो, यानी कि कोई भी इलेक्टेड नहीं हो इस पोस्ट पे, तब ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि ये कभी भी प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। जल्द से जल्द ये चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन को जो है ये इलेक्ट करना होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये लीडर इन पार्लियामेंट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। लोकसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या उनके द्वारा कोई नोमिनेटेड मेंबर जो है लीडर ऑफ द हाउस होता है। अगर वो खुद हाउस की लीडर ना होना चाहें तो किसी दूसरे मेंबर को नॉमिनेट करते हैं लीडर ऑफ द हाउस होने के लिए। और राज्यसभा में जो है वो गवर्नमेंट के तरफ से ही किसी एक मेंबर को, अक्सर जो है ये जनरली किसी मिनिस्टर को ही बनाया जाता है लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा। वो फिलहाल जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, वो हैं लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के। यूएसए में जो लीडर ऑफ द हाउस है उस पोस्ट को मेजोरिटी लीडर बोला जाता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस के कौन कौन से होते हैं? यूएसए में लीडर ऑफ द अपोजिशन को माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है। और हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा में है उसमें जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके किसी एक मेंबर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाता है। अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी हैं सिंस 2024 से। और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं 2021 से। 1977 से पहले ये एक कन्वेंशनल पोस्ट था, यानी कि सिर्फ इसको हाउस के कन्वेंशन के अनुसार ये पोस्ट दिया गया था लीडर ऑफ अपोजिशन का। हालांकि 1977 में एक बिल ला करके लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस को स्टेचुटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया। 3 तरह के बॉडीज होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। एक जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और तीसरी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और ये जो तीनों में से नहीं हो, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है तो नॉन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। ये नेक्स्ट जानेंगे किस लेक्चर में ज़्यादा डिटेल से। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल ही होती है। ब्रिटेन में लीडर ऑफ अपोजिशन के जो सिस्टम है, उसको शैडो कैबिनेट कहा जाता है। शैडो कैबिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन में जो मिनिस्ट्री होती है, उसकी हर एक पर्सन के अपोजिट जो है, हर एक पर्सन के अपोजिट, हर एक मिनिस्टर के अपोजिट जो है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है उसके अगेंस्ट में। इसलिए ये जो शैडो कैबिनेट होता है, जब भी ये गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो इसके अगेंस्ट में जो भी मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, जिस भी मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, वो सारे जो हैं वो मिनिस्ट्री का, न्यू जो मिनिस्ट्री बनाई जाती है, उसके ये मेंबर्स होते हैं, उस कैबिनेट के ये मेंबर्स बन जाते हैं अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स। ऑफिस ऑफ व्हिप क्या होता है? व्हिप जो है एक रिटन ऑर्डर होता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपने मेंबर्स के लिए, कि वो कैसे वोट करेंगे और हाउस में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और उनका क्या कंडक्ट होगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो व्हिप है, चीफ व्हिप, वो देखते हैं। व्हिप एक जो है रिटन ऑर्डर होता है। ये ब्रिटेन से जो है ये लिया गया है, व्हिप की जो ऑफिस है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी व्हिप को मेंशन नहीं किया गया है, ना ही ये कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अनुसार जो है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से ये निकल के आया है, व्हिप की ऑफिस जो है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपना एक चीफ व्हिप जो है इलेक्ट करती है पार्लियामेंट में। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर होते हैं हाउस में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है, ये उस पार्टी के लीडर होते हैं। व्हिप जो हैं ये लीडर होते हैं। इनका काम ये है कि जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनका अटेंडेंस देखना कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। उनको ये देखना कि वो ये सुनिश्चित कराना कि वो हाउस जब भी कंडक्ट हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, वो प्रेजेंट हों, और अपना एक जो है मोरल बिहेवियर के अनुसार जो है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करें। इमोरल एक्ट न करें, यानी कि हो हल्ला न करें या किसी भी तरह के हाउस की प्रोसीडिंग्स को बाधित न करें। ये व्हिप का काम होता है कि देखिए उनके मेंबर्स जो है विनम्र तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं हाउस में। अगर कोई मेंबर्स व्हिप के ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है व्हिप के द्वारा। यानी कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा इमोरल बिहेव करे या व्हिप के अगेंस्ट जाएं, तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है उस पार्टी से। और जैसे ही पार्टी से सदस्यता जाती है तो उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। थ्री टाइप्स ऑफ व्हिप होते हैं, एक वन लाइन व्हिप, टू लाइन्स व्हिप, और थर्ड जो है थ्री लाइन्स व्हिप। वन लाइन व्हिप जो है वो मेंबर्स को
इन्फॉर्म करती है कि वो किसके फेवर में वोट करें। अगर वो फेवर में वोट न करना चाहें बिल के, तो वो अब्सटेन करना होता है उनको। अगर वो अब्सटेन न करे, यानी कि बिल के ना ही फेवर में वोटिंग करें और ना ही अगेंस्ट में वोटिंग करें, उनको अब्सटेन करना होता है। टू लाइन व्हिप जो है मेंबर्स को प्रेजेंट होने के लिए बाधित करती है। यानी कि ये कहती है कि आपको कंपलसरी किसी खास दिन जो है प्रेजेंट होना है हाउस में। हालांकि वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता है टू लाइन व्हिप की किस पार्टिकुलर वे में उनको वोटिंग करनी है, यानी कि उनको फेवर में करनी है या उनको अगेंस्ट में करनी है बिल के। थ्री लाइन व्हिप जो है सबसे स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होता है। यानी कि वो स्ट्रिक्टली कहती है कि आपको फेवर में वोटिंग करनी है या अगेंस्ट में। अगर कोई मेंबर इस व्हिप को वायलेट करता है तो कंपलसरी जो है उसको पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा देना होता है। पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं? प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सेशंस को समन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस को प्रेसिडेंट ही समन करते हैं कि किस खास डेट को लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग्स होंगी। और ये जो दो सेशंस है पार्लियामेंट में, उनमें 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए। ये याद रखने वाली चीज़ है। पार्लियामेंट के दो सेशंस में 6 मंथ से ज़्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट मिनिमम 1 ईयर में 2 टाइम्स जो है मीट करती है। इससे कम जो है अपनी सीटिंग्स नहीं रख सकती, इससे कम सेशंस नहीं हो सकते हैं। 1 ईयर में मिनिमम 2 सेशंस तो होने ही होने हैं। और जनरली 1 ईयर में 3 सेशंस होते हैं। एक बजट सेशन होता है जो फरवरी टू मई चलता है। सेकेंड मॉनसून सेशन होता है जो जून टू सितंबर चलता है। थर्ड जो है विंटर सेशन होता है जो नवंबर टू दिसंबर चलता है। जनरली 3 सेशंस है पार्लियामेंट के, और 2 सेशन से कम नहीं हो सकते हैं। ये याद रखने की बात है। नॉर्मली 3 है और 2 सेशन से कम नहीं हो सकते, मिनिमम 2 है। और सेशंस क्या होता है? जो हाउस की फर्स्ट सीटिंग है और जो हाउस की प्रोरोगेशन है, उसके बीच में जो भी पीरियड्स होते हैं, जो भी डे होती हैं, वो सेशंस कहलाते हैं। और हाउस को प्रोरोग जो है प्रेसिडेंट करते हैं, या जो डिजॉल्व जो है प्रेसिडेंट करते हैं। यानी कि फर्स्ट सीटिंग और प्रोरोगेशन या डिजोल्यूशन के बीच में जो भी टाइम पीरियड है उसको सेशन कहा जाता है। और रिसेस क्या कहा जाता है? रिसेस किसे कहते हैं? प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस और न्यूली असेंबल्ड हाउस के बीच में जो भी टाइम पीरियड है उसको रिसेस कहते हैं। और रिसेस की एक खास बात है कि जो प्रेसिडेंट जो है वो जो भी ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं प्रेसिडेंट जो पास करते हैं, वो रिसेस में ही कर सकते हैं। जब हाउस सेशन में हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस जारी नहीं कर सकते हैं। हाउसेस की जो सीटिंग्स है उसका एडजॉर्नमेंट किस तरह से होता है, यानी कि सीटिंग्स को कैंसिल किन किन प्रोविजंस के अनुसार किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। ईच डे जो है 2 ही सीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में। एक मॉर्निंग सीटिंग होती है जो 11 AM टू 1 PM तक होती है। एक पोस्ट लंच सीटिंग होती है जो 2 PM टू 6 PM होती है। और पार्लियामेंट की जो सीटिंग है उसको 4 तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है। एक एडजॉर्नमेंट से, सेकंड एडजॉर्नमेंट साइन डाई से, थर्ड प्रोरोगेशन से, और फोर्थ जो है डिजोल्यूशन से। लोकसभा के केस में, क्योंकि राज्यसभा जो है डिजॉल्व नहीं होती है,
राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है। एडजॉर्नमेंट जो है सिटिंग्स को सस्पेंड करता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो हाउस के, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, उसके सिटिंग्स को अगर सस्पेंड करना हो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक स्पेसिफिक आवर्स, डेट या वीक बताते हैं कि कब वो हाउस की सीटिंग रीअसेंबल होगी। उसी को एडजॉर्नमेंट कहते हैं। एडजॉर्नमेंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो है वो इंडिफिनिट पीरियड के लिए होता है, यानी कि उसमें कोई एक टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है कि कब जो है हाउस रीअसेंबल होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है जब किसी सीटिंग को एडजॉर्नमेंट साइन डाई के अकॉर्डिंग जो है उसके सीटिंग्स को टर्मिनेट करते हैं। और एडजॉर्नमेंट साइन डाई का जो पावर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास होता है, यानी कि हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वही एडजॉर्नमेंट या एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो है का निर्देश दे सकते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई का निर्देश देते हैं, और कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन एक जारी करते हैं, और उस नोटिफिकेशन में सेशन को प्रोरोग कर देते हैं। जब भी सेशंस की जितनी भी बैठकें हैं, सीटिंग्स हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं या तो लोकसभा के केस में स्पीकर हो या डिप्यूटी स्पीकर हो या कोई भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन से हो, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन हो, डिप्यूटी चेयरमैन हो, या पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से कोई भी मेंबर हो, वो सेशंस के सारे सीटिंग्स कंप्लीट होने के बाद एडजॉर्नमेंट साइन डाई का घोषणा करते हैं, और कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन से हाउस सेशन को प्रोरोग कर देते हैं, यानी कि सेशंस की सीटिंग्स को जो है कैंसिल कर देते हैं। और प्रेसिडेंट जो है जब हाउस सेशन में हो उसके दौरान भी जो है हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होता है। कोविड के समय पार्लियामेंट के सेशंस को बीच में ही प्रोरोग कर दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा का डिसोल्यूशन किस प्रकार से होता है? राज्यसभा जो है देखिए वो परमानेंट बॉडी है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा को ही डिसॉल्व किया जा सकता है। प्रोरोगेशन के बिल्कुल ही उलट जो है डिसोल्यूशन जो है हाउस की जो लाइफ है उसको ही ख़त्म कर देता है, यानी कि अगर जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है, और नया जो है हाउस, नया लोकसभा जो है नए चुनाव के बाद ही जो है वो अपनी सीटिंग करती है। जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसमें जो भी पेंडिंग बिल्स हैं, मोशंस है, रिजोल्यूशंस है, या नोटिसेस हो, पिटिशंस हो, वो सारे लैप्स कर जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं। हालांकि वो सारे बिल्स और एश्योरेंसेस जो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस के पास पेंडिंग है वो लैप्स नहीं करती। ये याद रखने की चीज़ है कि कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस के पास जो भी बिल्स या एश्योरेंसेस पेंडिंग में है लोकसभा के डिसॉल्व होने के बावजूद भी, वो बिल्स लैप्स नहीं करती हैं। एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? एडजॉर्नमेंट जो है वो हाउस की सिटिंग्स को टर्मिनेट करता है, और प्रोरोगेशन जो है हाउस के सेशन को ही टर्मिनेट कर देता है।
एडजॉर्नमेंट जो है हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास होता है पावर ये एडजॉर्न करने का। और जो प्रोरोगेशन का जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। जो एडजॉर्नमेंट है वो हाउस के बिजनेस के दौरान जो भी पेंडिंग बिल्स हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है एडजॉर्नमेंट का, यानी कि वो लैप्स नहीं करते हैं। जब हाउस फिर मिलती है एडजॉर्नमेंट के बाद तो वहीं से जो है वो बिल्स रिज्यूम करते हैं। और ये जो प्रोरोगेशन है वो जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको कैंसिल नहीं करते हैं। प्रोरोगेशन जो है हाउस के प्रोरोगेट होने पे, हाउस के डिजॉल्व होने पे किस तरह के बिल्स जो है लैप्स करते हैं वो देख लेते हैं। जो बिल लोकसभा में पेंडिंग होती है वो लैप्स कर जाते हैं, चाहे वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट हुए हो या वो राज्यसभा से लोकसभा में ट्रांसमिट होकर के आए हों। वो वो सारे बिल्स लैप्स कर जाते हैं। वो बिल जो लोकसभा के द्वारा पास कर दी गई है और वो राज्यसभा में पेंडिंग है वो भी लैप्स कर जाती हैं लोकसभा के डिजॉल्व होने पे। क्योंकि देखो, जो लोकसभा जिस लोकसभा ने उस बिल को पास किया था वो खुद ही डिजॉल्व हो गई, यानी कि उसका खुद ही अस्तित्व नहीं रहा। तो उसके द्वारा जो भी बिल को पास किया गया था वो अगर राज्यसभा में गई है तो वो लैप्स कर जाती है। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी न्यू लोकसभा गठित होगी इलेक्शन के बाद उसको फिर से बिल लानी पड़ती है, चाहे वो उसको चेंज करके लाए या खुद वही बिल लेकर के आए। अगर दोनों हाउसेस के बीच में किसी बिल को लेकर के डिसएग्रीमेंट हो और प्रेसिडेंट ने इस डिसएग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया बुलाया हो, उसका समन किया हो कि फला डेट को ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं करता है लोकसभा के डिसॉल्व होने के बावजूद भी। वैसी बिल जो लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया हो और वो राज्यसभा में पेंडिंग हो तो वो बिल लैप्स नहीं करती है, क्योंकि उसको लोकसभा से तो कोई लेना देना है नहीं और लोकसभा ही डिसॉल्व हुई है तो उससे कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए ये जो बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है वो लैप्स नहीं करती है। वैसे बिल्स जो दोनों हाउसेस से पास हो गए हों और वो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग हो असेंट के लिए, वो बिल्स लैप्स नहीं करते हैं, वो बिल कैंसिल नहीं होते हैं। वैसे बिल जो दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिए गए हों और प्रेसिडेंट के पास गए हों उनके असेंट के लिए और प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया हो पार्लियामेंट को इस पे रिकंसिडर के लिए, वो सारी बिल्स लैप्स नहीं करते हैं। और हाउसेस की कोरम्स क्या हैं? कोरम जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड
जो हाउस के बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकें। यानी कि उतन वैसे वैसे कम से कम सदस्य का अवेलेबल होना ज़रूरी है हाउसेज में, ताकि बिजनेस लोग हाउसेज का बिजनेस जो है सुचारू रूप से चल सके। और ये जो कोरम जो है 1/10 होता है हाउसेज की। यानी कि लोकसभा जो 543 है, उसका 1/10 55 मेंबर्स हुआ, और राज्यसभा का 245 का 1/10 25 मेंबर्स हुआ। यानी कि अगर लोकसभा में 55 मेंबर्स हों और राज्यसभा में मिनिमम 25 मेंबर्स हों, तब जो है हाउस के बिजनेस को कंडक्ट किया जा सकता है। अगर इससे कम मेंबर्स हों लोकसभा में और राज्यसभा में, तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है हाउस के एडजॉर्न कर देते हैं जब तक कि हाउस में कोरम मेंटेन ना हो। यही ये लाइन यही कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब तक कोरम ना हो तब तक एडजॉर्न करके रखते हैं। और ये वोटिंग का क्या प्रोसीजर है पार्लियामेंट में, वो देख लेते हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 में ये बिल लाया गया है, उसमें किस तरह की जो है हाउस में वोटिंग हो रही है वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम जो है ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के द्वारा मेंबर्स की वोट को काउंट किया गया लोकसभा में। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे जो है ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो है इस बिल पे मेंबर्स का वोटिंग रिकॉर्ड किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है 109th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 2024 में।
हाउस में वोटिंग की क्या प्रोसीजर्स है? जब भी किसी बिल पे डिस्कशंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो बिल को वोटिंग के लिए हाउस में रखते हैं। और जो भी मेंबर्स वोटिंग के फेवर में होते हैं उनको आय कहना होता है, और जो अगेंस्ट में होते हैं उनको नो कहना होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि दोज इन द फेवर ऑफ द मोशन से यस, और दोज इन द अगेंस्ट ऑफ द मोशन से नोज। और जब मेंबर्स अपना वोटिंग वॉइस वोट से देते हैं, तब स्पीकर जो है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बोलते हैं कि आई थिंक द यस, या अगर नो के केस में हो, अगर ज़्यादा मेंबर्स नो के फेवर में बोलें तो बोलते हैं कि आई थिंक द नोज हैव इट। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अगर ये डिसीजन को चैलेंज किया जाता है, यानी कि मेंबर्स के द्वारा अगर डिवीजन मांगी जाती है, किसी भी अगर एक मेंबर बोल दे कि नो, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द डिसीजन, तो उसको डिवीजन माना जाता है। और 3.5 मिनट के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है फिर बिल को वोटिंग के लिए रखते हैं। और सेकेंड टाइम्स जो है, अगर वोटिंग की जाती है मेंबर्स के द्वारा नोज और यस के फेवर में, और सेकेंड बार जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं कि आई थिंक द यस हैव इट और आई थिंक द नोज हैव इट, अगर इस डिसीजन को किसी भी मेंबर के द्वारा सेकेंड टाइम अगर चैलेंज किया जाता है, तो इसको जो है 3 मेथड के अनुसार जो है वोटिंग कराई जाती है। या तो ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन जो है उसके आधार पे, या यस और नो का जो है स्लिप सारे मेंबर्स को दी जाती है, या मेंबर्स को बोला जाता है कि आप लॉबीज में चले जाएं। यहाँ पे देखो कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और ऐसे जो है सारे मेंबर्स बैठे होते हैं हाउस में, लोकसभा के केस में या राज्यसभा के केस में। तो लॉबीज में जाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं कि अगर जो फेवर में हो वो इस साइड में चले आएं, जो अगेंस्ट में हो वो इस साइड में चले आएं। ये लेफ्ट में अगेंस्ट वाले आते हैं, राइट में जो है फेवर वाले आते हैं, यस वाले आते हैं। और उसके बाद से वो मेंबर्स को काउंट की जाती है, और उसके आधार पर डिसीजन दी जाती है कि क्या वोट के फेवर बिल के फेवर में वोटिंग हुई है या उसके अगेंस्ट में वोटिंग हुई है। कौन कौन से मेथड हैं हाउस में वोटिंग के? एक फर्स्ट मेथड जो है वो वॉइस वोट है। ये सबसे आसान तरीका होता है और सबसे जो है कम टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसलिए वॉइस वोटिंग के अनुसार आधार पे जो है बिल को पास की जाती है। ये वॉइस वोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से निकल के आई हुई है। इसमें मेंबर्स को यस नो बोलना होता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं कि कितने सारे मेंबर्स यस में बोले हैं और नो में बोले हैं। अगर ज़्यादा मेंबर्स यस में बोलते हैं तो बिल जो है यस के फेवर में जाती है, अगर नो बोलते हैं तो बिल जो है को हाउस में पास नहीं किया जाता है। डिवीजन मेथड जो है, अगर कोई मेंबर अगर स्पीकर के डिसीजन से सहमत नहीं है कि यस और नो के फेवर में डिसीजन हुआ है वॉइस वोट के अनुसार, तो उस पे 3 तरह से जो है डिवीजन ली जाती है। एक जो है ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के द्वारा, एक यस और नो के स्लिप के द्वारा, और थर्ड जो है लॉबीज में जा कर के मेंबर्स जो है अपनी वोटिंग करते हैं। लॉबीज में जाने का जो ये जो प्रोसेस है वो अभी ऑब्सोलेट हो गया है, अभी उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है जब से ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन आई है। क्योंकि इसमें कम समय लगता है और मेंबर्स को
लॉबीज़ में जाना, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग और ये ज़्यादा पेचीदा वर्क, पेचीदा कम्बरसम वर्क है ये। इसलिए ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही जो है डिवीज़न लिया जाता है। थर्ड जो है वोटिंग का प्रोसेस जो है सेक्रेट बॉलेट है। यानी कि जब सेक्रेट वोटिंग कराई जाती है लोकसभा में या राज्यसभा में, तब जो है सिर्फ डिस्प्ले पे वाइट लाइट जो है फ्लैश की जाती है। यानी कि कौन से मेंबर ने वोटिंग की है, वो सिर्फ वाइट लाइट डिस्प्ले की जाती है। यानी कि वहाँ पे यस, नो और अब्सटेन का कोई ऑप्शन शो नहीं किया जाता है कि कौन से मेंबर ने यस के फेवर में वोटिंग किया है और कौन से मेंबर ने नो के, या कौन से मेंबर ने वोटिंग से अब्सटेन किया है। येलो वाला जो है अब्सटेन के लिए होता है, ग्रीन वाला यस के लिए होता है, रेड बटन जो है ये नो के लिए होता है। ये जो वोटिंग मशीन है, नई वोटिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन जो है, ये फर्स्ट टाइम इस वोटिंग मशीन का यूज़ किया गया था 2024 के वन नेशन वन इलेक्शन के बिल वाले पे। ओपन वोटिंग में जो है रिजल्ट शो किया जाता है थ्री कलर्स में। डिस्प्ले पे जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो डिस्प्ले पैनल्स लगे होते हैं, उस पे यस वाले को ग्रीन में शो किया जाता है, नो वाले को रेड में और अब्सटेन वाले को येलो में शो किया जाता है। फोर्थ जो वोटिंग का प्रोसीजर है वो स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन से किया जाता है। यानी कि जब भी ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन जो है फेल हो जाती है, या जब नए मेंबर्स अलॉट होकर के, नए मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए हैं लोकसभा में, तो उनकी कोई सीट जो है एलोकेट नहीं किया गया है, परमानेंट सीट, तब जो है उन मेंबर्स का वोटिंग जो है स्लिप के आधार पे लिया जाता है। फिफ्थ जो है मेंबर्स अपने ही सीट पे या तो हैंड रेज करते हैं या खड़े होते हैं, और उनके और उन हर सदस्य का काउंटिंग किया जाता है मार्शल्स के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल्स के द्वारा। और उसके आधार पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं डिसीजन लेते हैं कि वोटिंग फेवर में हुई है बिल के या अगेंस्ट में हुई है। सिक्स्थ जो है कास्टिंग वोट होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। और ये जो है स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जब भी वोट जो है इक्वली यस और नो में किया गया है, तब जो है कास्टिंग वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इस लेक्चर का नोट्स ज़रूर बना लें, और ये जो स्लाइड्स का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के पेड चैनल पे मिलेंगे। और आज के जो लेक्चर पे जो भी एमसीक्यू हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो भी आपको इस टेलीग्राम के पेड चैनल पे मिलेंगे। और इस टेलीग्राम पेड चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जा कर के आप चैनल को ज्वाइन कर ले अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो। और वहाँ पे आप इसका पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।